नमस्कार। आज इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं मुकेश जी, जो जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं के अनुसंधान से कई वर्षों से, दशकों से जुड़े हुए हैं। और आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वेदांत में और जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं में क्या साम्य है और दोनों का मीटिंग प्लेस कहाँ है। तो जहां तक वेदांत के ऊपर में मुकेश जी, हमारा ये कहना है कि वेदांत, चाहे जो भी वेदांत हो, वह यह मानता है कि ज्ञान से मुक्ति हो, कि लिबरेशन या एनलाइटनमेंट जो है वह नॉलेज से हो। उसमें कोई भी कर्म, क्रिया, एक्शन, टेक्निक, पाथ, ग्रेस की जरूरत नहीं। अब उस ज्ञान को होने के लिए जो भी चाहिए वो हो सकता है। आप प्रॉप्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन की लिबरेशन है वह ज्ञान से ही है। अच्छा, उस ज्ञान का नेचर भी बड़ा अद्भुत है। वह कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। वह उसका शब्द है, उसको अगर हम उस ज्ञान को अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसको हम लोग नोसिस उसको बोल सकते हैं एक तरह से, जो कि लगभग कॉन्शसनेस का पर्यायवाची शब्द है। वह ज्ञान का मतलब यह नहीं कि उसका एक तरह से, जो कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि आपने कोई कंसेप्ट्स पढ़ लिए या रट लिए या आपने को कुछ मान लिया, उससे उस सब के बियॉन्ड वो। और इस जगह पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों की मीटिंग प्लेस है, क्योंकि ज्ञान से लिबरेशन होगा, यह अपने आप में बड़ा ही अद्भुत कंसेप्ट है। क्योंकि अन्य जगहों पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉप्स में, ग्रेस में, एक्शन में इन्वॉल्व है। लेकिन वेदांत एकदम क्लियर, ये इस बात में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है कि ज्ञान से ही लिबरेशन है। इस पर आप क्या कहते हैं? जे कृष्णमूर्ति की जो शिक्षाएं हैं जी, वो सबसे पहले ज्ञान को जिस ढंग से डिफाइन करती हैं, वो कहती हैं कि ज्ञान विचार की प्रक्रिया है। जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो विचार की मदद से, स्मृति की मदद से, और चाहे वो बौद्धिक ज्ञान हो या इंद्रियगत ज्ञान हो, तो जो भी ज्ञान की प्रोसेसिंग है वो एक कंडीशनड फिनोमिना है। तो जो कंडीशन फिनोमिना है उसके द्वारा हम केवल भौतिक जगत में तो चीजें कर सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं, पर जिस फ्रीडम की, जिस आंतरिक फ्रीडम या आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, वह ज्ञान के द्वारा संभव नहीं है। क्योंकि जो ज्ञान है वो अपने आप में ही से बंधा हुआ है, सीमित है। इसीलिए ये जो सत्य की खोज या मुक्ति की तलाश, या आप कहिए कि जो परम तत्व है, जो बियॉन्ड थॉट है, बियॉन्ड टाइम है, ज्ञान के द्वारा वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है। और एक जगह जे कृष्णमूर्ति जी और स्वामी वेंकटेशानंद के बीच वार्ता हुई है। एक पुस्तक है उनकी, अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। तो उसमें ये दोनों विद्वान चर्चा कर रहे हैं। तो कृष्णमूर्ति जी पूछते हैं कि वेदांत का क्या अर्थ है। तो उन्होंने बताया कि जो स्वामी वेंकटेशानंद हैं कि ये विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान, और अंत। सो वेदांत, जहाँ पर ज्ञान का अंत हो जाए वह वेदांत है। तो एंडिंग ऑफ नॉलेज इज वेदांता। तब कृष्णमूर्ति जी पूछते हैं, तो फिर हमें ज्ञान को, जिसे हम शास्त्रीय ज्ञान है, उसको अर्जित करने की क्या आवश्यकता है। तो स्वामी वेंकटेशानंद कहते हैं कि हमें इसीलिए अर्जित करना है ताकि उसका हम अंत कर सकें आखिरकार। तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी का तर्क ये है कि जब हम उसको अंत करना है तो हमें उसको एकत्रित करने की आवश्यकता ही क्या है।
वो टाइम प्रोसेस में हम क्यों जाएं या उसमें क्यों फंसे, हम क्या इसको तत्क्षण देख सकते हैं। तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं कहती हैं कि जो सत्य है ये पथहीन है, इसका कोई मार्ग नहीं है, कोई ज्ञान के द्वारा, किसी विचार के द्वारा इसको तत्क्षण बियॉन्ड टाइम इसको परसीव किया जा सकता है, और ये प्योर ऑब्जर्वेशन में है। इसी क्षण जो विशुद्ध अवलोकन होता है वही हमें जो कुछ भी है उसके सत्य का दर्शन कराता है। तो इसमें जरा सा हमें ये समझ में आ रहा है कि ज्ञान की जो परिभाषा स्वामी वेंकटेश्वरानंद जी ने की वह भी परंपरा के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ज्ञान शब्द जो है ये इसका अर्थ बड़ा ही एम्बिगुअस है। तो सामान्यतः हम लोग समझते हैं कि ज्ञान का मतलब इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जैसे कि हमने इसको जाना। लेकिन वेदांत में जो संप्रदायविद है वह ज्ञान का अर्थ ये नहीं करते हैं किसी चीज को जानना, एक नॉलेज दैट नोज इटसेल्फ। जो मैं यह जानता हूं, मैं इस माइक को जानता हूं, इस जानने को भी मैं जानता हूं, और वह शब्दों में नहीं होता है, वह बड़ा ही गहरे स्तर पर होता है। एक कोई चीज है। और जहाँ तक प्रोसेस की बात है तो एक जगह पर आया है कि ज्ञान होने में कितना समय लगता है। इट्स नॉट अ प्रोसेस वेयर यू रीड सो मेनी थिंग्स। बोले कि कमल के पत्ते को तलवार से यूं काट दिया तो कितना क्षण लगेगा। तो इस तरह से बस उतना ही समय लगता है। बाकी ये जो प्रोसेसेस हैं, जो पढ़ने लिखने की और बहुत सारे शब्द इकट्ठा करने की, तो बिना उन शब्दों को इकट्ठा किए भी वो कमल के पत्ते वाली बात हो सकती है। जी। तो ये थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल। हाँ। तो इसीलिए हमें बड़ी गहराई से हाँ। इसके अर्थ समझने की ज़रूरत है। हाँ। जो वेदांत की जो प्रक्रिया है, और हो सकता है कि जो मूल तत्व में वही बात कही जा रही हो। यदि आप जो कह रहे हैं कि जो हमारी चेतना जिस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, जो जानने को भी रिफ्लेक्ट करती है और वो जानने के परे है, तो वो जो मिररिंग हो रही है, आप उसको वास्तविक ज्ञान कह रहे हैं। हाँ। जो और भी गहरी, ये तो मैं एक एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, उससे भी वह बिना मिररिंग के भी मिररिंग कर रही है, बिना चेहरे के मिररिंग कर रही है, यूं कहिए। उसके लिए इस माइक का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, बिना इसके भी वह जाननेपन को जान रही है। क्या इसको सजगता कहा जा सकता है, जिसे अवेयरनेस बोलते हैं? हाँ हाँ, वो लगभग अवेयरनेस से नजदीक की चीज है, लेकिन अवेयरनेस भी उसके सामने में छोटा है एक तरह से, क्योंकि अवेयरनेस में भी एक डुअलिटी बनी रहती है। तो वो एक ऐसा अवेयरनेस है जिसके भीतर में जानना वाला और जाना जाने वाला दोनों उसके गर्भ में समाया हुआ है, इस तरह। जी जी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हर चीज जैसे मिरर है, वो कुछ करता नहीं है, कुछ नहीं। जो कुछ भी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो उसमें जानने वाला क्या जाना गया है, उन दोनों को ही रिफ्लेक्ट करता है। अब दिक्कत यहाँ ये आती है कि जो विचार है वह जानने वाला और क्या जाना गया है, अक्सर उसके बीच में एक विभाजन पैदा कर देता है। वहीं से द्वंद्व की या द्वैत की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर वेदांत क्या कहता है कि ये जो द्वैत है और ये अद्वैत किस रूप में इसको अप्रोच करता है? सामान्यतः जब अद्वैत समझते हैं, सुनते हैं लोग, तो सोचते हैं कि इस माइक और कैमरे में द्वैत का नाश हो जाना अद्वैत है। नहीं, ये जो जानने वाला और जाना जाने वाला के बीच में जो द्वैत बना हुआ है, जो एक आइडेंटिटी अपने को मैं मानती है, जो कि इस माइक से अपने को अलग समझती है, ये जो दो बना हुआ है, इसका खत्म हो जाना अद्वैत है। और ये इतना सेंट्रल कंसेप्ट है उसका कि पूरे दर्शन को उन्होंने नाम दे दिया अद्वैत। वहां पर माइक और कैमरे का एक होना नहीं है। वहां पर माइक को मैंने जाना और कैमरे को मैंने जाना, इस दोनों जानने ज्ञान में माइक और कैमरे को हटा दीजिए और जाननापन जो है
उसको आप बचा लीजिए, वह उस भूमिका पर दो नहीं। जी जी। तो यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति जो कहते हैं कि मैंने जो, जैसे ये माइक है या कोई वृक्ष हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, उसके बारे में जो मैंने धारणा बनाई है, वो जो धारणा है वो विचार ने पैदा की है। वो धारणा ही मेरे और जिसे मैं देख रहा हूँ उसके बीच में एक विभाजन पैदा कर रही है। तो क्या ये जो विभाजन पैदा कर रहा है विचार के द्वारा, क्या उसके बारे में हम सजग हो सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये धारणा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में कितनी झूठी है। विचार छवियां पैदा करता है अपने बारे में, मेरे बारे में और दूसरों के बारे में, और इस संसार के बारे में जो भी चीज़ें हैं, चाहे कुदरत हो, चाहे इंसान हो, हमारी जो मान्यताएं हैं, तो ये जो सारा कुछ विचार पैदा करता है वह इसके साथ में एक तरह का द्वैत या एक विभाजन भी पैदा कर देता है कि मैं और जो मेरी मान्यताएं हैं, मैं और जो मेरी छवियां हैं वो अलग अलग हैं। मैं और जो ईश्वर के बारे में मैंने जो धारणा बना ली है, सत्य के बारे में मैंने जो धारणा बना ली है, वो अलग है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि जो मैं है वह भी क्या विचार की उत्पत्ति नहीं है, और जो धारणाएं बनी हैं क्या वह भी विचार की उत्पत्ति नहीं है। तो इस दृष्टि से मेरे और मेरी जो धारणाएं हैं, मेरी जो छवियां हैं, उनके बीच में किसी भी तरह का जो सेपरेशन है वह फॉल्स है, वह इल्यूजरी है। तो इसको देखना, इसका अवलोकन करना हमें एक शांति की तरफ ले जाता है। हमारे जो द्वंद्व हैं वो समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि सारा द्वंद्व इसी विभाजन में है, दृष्टा और दृश्य के, विचारक और जो विचार अनुभव कर रहा है या हमें दिखा रहा है अपने संस्कारों की वजह से। तो इस सेंस में ये जो कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स हैं, विचार द्वारा खड़े किए गए हर विभाजन को नकारती हैं, उसके झूठेपन को दिखाती हैं। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न है कि वेदांत की जो टीचिंग्स हैं वो अद्वैत को किस रूप में कह रही हैं? कहीं यहाँ पर मिलना हो रहा है दोनों टीचिंग्स का? इसमें आपने यह जो कहा कि कंसेप्ट्स, वी सी थ्रू कंसेप्ट्स, पूरी दुनिया को हम कंसेप्ट्स के थ्रू देखते हैं। तो जो हमारा ये कंसेप्ट्स, उस सारे कंसेप्ट्स की जड़ जो है वह है आइडेंटिटी, और वह भी उसके बारे में हमने जो कुछ भी बना रखा है, तो वेदांत कहेगा वो सब इल्यूजन है। इल्यूजन दुनिया नहीं है। सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि जो आपने अपनी आइडेंटिटी एक बना रखी है, हमने एक आइडेंटिटी बना रखी है, एक पर्सोना और रखा है, वह इल्यूजन है। और जो सत्य है वह इस बनाए हुए इल्यूजन के बाहर की चीज है। अब ये किसी भी भाषा में ये हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी टेक्निक में हो, बस ये जो आइडेंटिटी की जो इल्यूजन है वह खत्म हो जाना, वही लिबरेशन। जी। इसके लिए आपको संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वेदांत एकदम इस मामले में बहुत स्पष्ट है। जी, यहाँ पर थोड़ा सा हम इस इंक्वायरी में और आगे बढ़ते हैं जी, कि यह देखना कि यह इल्यूजन है, इसमें सत्य है। मतलब सत्य एक तो यह है कि ये कहना कि इसके परे जो है वो सत्य है, पर उसके बारे में हम क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, वो अनिर्वचनीय है उसके बारे में। तो यह देखना कि यह इल्यूजन है, ये अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है, ये एक ट्रुथ की प्रक्रिया है। और जो मैं है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में धारणाएं बना रहा हूँ। ये जो मैं है यह स्वयं एक धारणा है। मतलब एक धारणा दूसरे धारणा को जन्म देती है, एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है। तो विचारों का ये समुच्चय है, यही मैं है। तो मैं और धारणा, जो भी मैंने अपने बारे में धारणा बनाई हुई है, वही धारणा ही मैं है। हाँ, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल वेदांत में दिया जाता है कि कोई धागा हो और धागे का एक गोला बन गया हो। तो गोला और धागा अलग अलग चीज नहीं है। वो गांठ जो है ना,
वह पूरा का पूरा धागा ही है। ओके। वो धागे या कपड़े की आपने गांठ बना ली, तो वह गांठ जो है वही धागा है, और जो धागा है वही गांठ है। तो इसीलिए वेदांत में मैं कोई ग्रंथि कहा है कि ये सारे इल्यूजन्स मिल करके, ये विचार मिल करके एक मैं नाम की चीज को पैदा कर दिया है। और उस मैं नाम की चीज में धागे ही धागे गुथे हुए हैं जो कंसेप्ट्स के हैं। अगर आप उनको हटाते चले जाएंगे तो कहते हैं कि जैसे प्याज के छिलके हो, तो आप छिलकों को हटाते चले गए तो भीतर कुछ बचना है नहीं। जी जी। तो ये जो हटाने की प्रक्रिया है, यह क्या ग्रेजुअल है, और ये इसकी क्या प्रोसेस है? जैसे कोई हटाने वाला है या इसकी कोई विधि बताई गई है वेदांत में, क्या है? ये तो कुछ ऐसा है कि ये हटाने वाला कोई है नहीं। ये जो उलझा है, उलझते को सुलझाते सुलझाते धागा खुद से अपनी गांठें खोले, तो अलग से कोई एजेंट नहीं है जो कि हटाएगा। ये इसमें कहते हैं कि जिस तरह से अग्नि हो तो लकड़ी के कारण वह जलती है और बाद में उसी लकड़ी को ही खत्म कर डालती है। तो यह इंक्वायरी वह लकड़ी है जो इस अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, और बाद में इंक्वायरी भी खत्म हो जाना है। जो सुलझाने की प्रक्रिया है वह भी कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी को स्वीकृति दे करके ही आप सुलझाने में तत्पर होते हैं। और अंत में या थोड़ा पहले वो सुलझाने की प्रक्रिया को स्वीकृति देने वाली जो आइडेंटिटी है, वह जो कंसेप्ट है, यह जो कंसेप्चुअलाइज हम लोग कर रहे हैं, वह भी एक जगह पर आकर के खत्म हो जाएगी। जी जी। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ये जो उलझन है, जितना भी कंफ्यूजन है, द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है, फ्रेगमेंटेशन है, ये सारा कुछ विचार ने पैदा किया है। विचार जो समय के ऊपर निर्भर है, एक समय की प्रक्रिया है, और जिसका हमारे भौतिक जगत में उपयोग है, पर जैसे ही वो मानसिक जगत में आता है, मनोवैज्ञानिक जगत में या कहीं आध्यात्मिक जगत में, वहीं पर वो इल्यूजन क्रिएट करने लगता है। यही सारी गुत्थियां हैं, ग्रंथियां हैं। तो यह देख लेना कि ये जो सारी ग्रंथियां हैं ये विचार ने ही पैदा की हैं, और यदि मैं कुछ भी करता हूँ, कोई भी प्रयास करता हूँ इसको सुलझाने का, तो ये और उलझती जाएगी जी। तो इसीलिए यहाँ पर कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है, ये एक निष्प्रयास है। बस इसको ज्यों का त्यों देख लेना कि इसका स्रोत क्या है, ये सारी जो द्वंद्व का, इस द्वैत का, इस कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स क्या है, और फिर यह भी देख लेना कि विचार इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं जो है, मैं स्वयं जो विचार की ही उत्पत्ति है, वो अगर कुछ भी करेगा वहीं पर फिर एक विभाजन आएगा। ये तो कुछ नहीं करना जो है इतना महत्वपूर्ण है यहाँ पर वेदांत में कि इन्होंने एक ग्रंथ लिख डाली है, नैष्कर्म्य सिद्धि। अच्छा। कि बिना कुछ किए जो चीज सिद्ध हो, जिस चीज की प्राप्ति हो, उसको कहेंगे नैष्कर्म्य सिद्धि। तो ये तो समझ ही है, लेकिन करना कभी कभी इसीलिए जरूरी हो जाता है कि इसकी एक मोमेंटम होती है, उलझन की। मोमेंटम का मतलब वह अपने आप जैसे ट्रक चलते जा रहा है, तो अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट ना उसको रोके, फ्रिक्शन या ब्रेक, तो चलती ही चली जाएगी। तो उस मोमेंटम को रोकने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, उसकी स्वीकृति है। क्योंकि उलझन की जो मोमेंटम है, मोमेंटम का अर्थ आप समझ रहे हैं कि अपने आप उसमें एक हैबिट्स हैं, पैटर्न्स हैं, तो उसको रोकने के लिए, ताकि आप कम से कम इतने सेटल्ड हो सकें कि इस उलझन को देख सकें। जी जी जी, बस इतना ही उसकी भूमिका है। उसकी अस्वीकृति भी नहीं है, लेकिन उसका बस इतना ही उपयोग है। जी बिल्कुल जी। ये कंडीशनिंग का अपना एक मोमेंटम है, और वह हो सकता है कि कुछ समय ले समाप्त होने में, पर जो अंतर्दृष्टि है उसके होने में कोई समय नहीं लगता है, वो टाइमलेस है जी। उसका अंतर्दृष्टि का जो एक्चुअल इफेक्ट है, हो सकता है कि वो हमारे दैनिक जीवन में कुछ समय ले ले जी। पर यदि हम ये मान के चल लें कि कोई प्रैक्टिस करके, किसी तरह की कहना चाहिए साधना करके वो मोमेंटम खत्म होगा, क्योंकि जहाँ पर जैसे ही साधना करने वाला आ जाएगा, वहीं पर विचार जो अपने संस्कारों के साथ आ जाता है। तो बिल्कुल इसीलिए ये जो यात्रा है बड़ी
सूक्ष्म है और इसमें एक बड़ी तीक्ष्ण सजगता की जरूरत है। इंटेलिजेंस चाहिए जी। इसमें। जो तद दृश्यते तदग्रया बुद्धिया, एकदम सूक्ष्म इंटेलिजेंस से आपको पता करना होगा जी। कि कब आप अपने मोमेंटम को खत्म करने के लिए कुछ कर रहे हैं और कब वही चीज जो आपके मोमेंटम को खत्म करने के लिए है वही चीज कहीं आपके इस आइडेंटिटी को ही और तो पुष्ट नहीं कर रहा है। तो ये बड़ा ही बॉर्डर लाइन है उसके बीच में डिफरेंस। बिल्कुल। तो जी, ये जी। जो सजगता है जी। या कहिए कि शुद्ध अवलोकन, प्योर ऑब्जर्वेशन है, यह दिखाता है कि कहाँ पर विचार का सही उपयोग है, जहाँ पर विचार जो थॉट है वो वैलिड है, और कहाँ पर इसका कोई उपयोग नहीं है। जी। इट्स एब्सोल्युटली इररेलेवेंट, अननेसेसरी। यह देख लेना ही प्रज्ञा है। जी जी। तो हम लोग आज इसी जगह पर, इसी मीटिंग पॉइंट पर हम लोग रुकते हैं और आगे इस सीरीज में हम लोग कृष्णमूर्ति जी की और वेदांत की शिक्षाओं को और अन्य शिक्षाओं को आपस में कंपैरेटिव रूप में प्रेजेंट करने की हम लोग कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।